जय हिंद दोस्तों। आज हम समाजशास्त्र के 3 अंक के सारे प्रश्नों को देखेंगे जो अति महत्वपूर्ण है। इतिहास में मैप ऐसा का ऐसा ही आ गया, जैसा मैंने बताया था उसमें से पूरा मैप आ गया। बहुत सारे प्रश्न आ गए, मैं पूरे वीडियो नहीं बना पाया, उसका मुझे खेद है। पर जिस भी बच्चे ने उस मैप को देखा वो पूरे के पूरे अंक प्राप्त करेगा। इसी प्रकार इन प्रश्नों को भी आप नज़रअंदाज ना करें, इनको भी आप अच्छे से पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिए। पहला प्रश्न है, जनसंख्या लाभांश क्या है? पराश्रित वर्ग और कार्यशील वर्ग का अनुपात जनसांख्यिकी लाभांश बताता है। आयु संरचना के परिवर्तन से प्राप्त होने वाला लाभ ही जनसांख्यिकी लाभांश होता है। कार्यशील वर्ग की आयु 15 से 64 वर्ष 15 से 64 वर्ष और इस वर्ग को पराश्रित वर्ग अर्थात 15 से कम तथा 64 वर्ष से अधिक आयु वालों का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि वे आश्रित होते हैं। जनांकिकी लाभांश कार्य करने योग्य लोगों तथा कार्य करने में असमर्थ लोगों के अंतर से निकाला जाता है। इसे जनसंख्या लाभांश कहते हैं। जनसंख्या नीति को सफल बनाने के लिए क्या सुझाव है? युवाओं को देरी से विवाह करने के लिए प्रेरित करना ताकि वह समझदार हो जाए। महिलाओं को आर्थिक कामों में भागीदार बनाना ताकि वह आर्थिक तौर पर खुद ही सुदृढ़ हो जाए और परिवार के आकार को समझ सके। 100% शिक्षा दर को प्राप्त करना ताकि पढ़ लिख कर सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को समझकर अपना सके। उदारीकरण क्या है? उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण को कम कर दिया जाता है तथा बाजार की शक्तियों को इसको निर्धारण करने के लिए छोड़ दिया जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि पूंजी, श्रम तथा व्यापार में नियमों तथा कानूनों को शिथिल करना उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण मतलब लोचदार, अपने नियमों में को लोचदार करना। अदृश्य हाथ तथा परिणीकरण का क्या अर्थ है? अदृश्य हाथ एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाने की सोचता है और ऐसा करते हुए वह जो भी करता है स्वतः ही समाज के या सभी के हित में होता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है एक अदृश्य बल यहाँ काम करता है जो इन व्यक्तियों के लाभ की प्रवृत्ति को समाज के लाभ में बदल देता है। भारत में सांप्रदायिकता के कारणों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले ब्रिटिश लोगों ने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था। वो शासन करना चाहते थे, जिस कारण उन्होंने फूट डालो तथा राज करो की नीति का प्रयोग किया। धार्मिक दृष्टि से लोगों को बांट दिया तथा धर्म की भावनाओं को भड़का देते थे, जिससे आपसी फूट पड़ सके। भारतीय धर्मनिरपेक्षता एवं पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में अंतर बताइए। भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता। भारतीय धर्म का राज्य सत्ता से संबंध नहीं है, परंतु वह धार्मिक वर्चस्व पर ध्यान देती है। पश्चिमी धर्म व राज्य सत्ता का संबंध पूर्णतः विच्छेद है, अलग अलग है। राज्य सत्ता धर्म को अपने मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने देती। यहाँ राज्य सत्ता धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और धर्म राज्य सत्ता के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल व्यक्तियों की स्वतंत्रता या अधिकारों को ही नहीं, अपितु धार्मिक समुदायों के अधिकारों को भी संरक्षण देता है। यह व्यक्ति और उसके अधिकारों को केंद्रीय महत्व देती है। ये दोनों प्रकार के हो गए। समाज कल्याण के 2 उद्देश्य लिखिए। समाज के सदस्यों के हितों की पूर्ति उनकी जरूरतों के अनुसार होती है। ऐसे सामाजिक संबंध स्थापित किए जाए जिससे लोग अपनी शक्तियों का पूरी तरह विकास कर सके। भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय लिखिए। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। शिक्षा के प्रचार प्रसार से ही जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। परिवार नियोजन के विभिन्न
कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार कर अति आवश्यक है। इसे जन आंदोलन का नाम दिया जाना चाहिए। मतलब परिवार नियोजन। विवाह देर से करना चाहिए, विवाह की उम्र बढ़ा देनी चाहिए। बच्चों की संख्या का निर्धारण करना, इससे जनसंख्या पर रोक लगेगी। बच्चों की संख्या का निर्धारण, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात चल रही, वही बात बता रहा है। बाजार पर समाजशास्त्री दृष्टिकोण आर्थिक दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है? समाजशास्त्री दृष्टिकोण आर्थिक दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है? बाजार पर समाजशास्त्री दृष्टिकोण बाजारों का नियंत्रण अथवा संगठन विशेष सामाजिक समूहों के द्वारा होता है तथा यह अन्य संस्थाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं तथा संरचनाओं से विशेष रूप से संबंधित होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से बाजार में केवल आर्थिक क्रियाओं तथा संस्थाओं को ही शामिल किया जाता है। इसका अर्थ है बाजार में केवल लेन देन तथा सौदे ही होते हैं। दो दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, भारत में सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम क्या हैं? वर्णन कीजिए। भारत में सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम निम्न हैं। पहला, आर्थिक हानि। जब दो धर्मों के लोग अपने अपने हितों के लिए सरकार से लड़ते हैं तो आपस में द्वेष उत्पन्न होता है और यही द्वेष समाज में आतंक फैलाता है, समाज में फूट डालता है। आर्थिक हानि, धर्म से उत्पन्न सांप्रदायिकता के कारण आर्थिक हानि भी होती है। जब दंगे होते हैं तो बहुत सारी दुकानों को लूटा जाता है, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है, रेल की पटरियां उखाड़ दी जाती हैं। इस प्रकार देश में बहुत सारी आर्थिक हानि होती है क्योंकि वो देश के संसाधन होते हैं। और जब सांप्रदायिकता फैलती है तो यह लोग देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। जनहानि, सांप्रदायिकता के कारण जनहानि भी अत्यधिक होती है। कई शहरों गांवों में सांप्रदायिकता के कारण दंगे होते हैं। जब बड़े बड़े शहरों में जब दंगे होते हैं तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं। सांप्रदायिकता के कारण जनहानि भी अत्यधिक होती है। कई शहरों गांवों में सांप्रदायिकता के कारण दंगे होते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित एक ऐसा कानून है जिसके तहत भारतीयों को सरकारी अभिलेखों तक पहुंचने का अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम की शर्तों के अधीन कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकता है और उसे वह विभाग या प्राधिकरण जिसमें वो आवेदन करता है वह उसे 30 दिनों के अंदर सूचना देता है और यह अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, कोई व्यक्ति सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन देता है और अगर सूचना नहीं देता है तो उसके ऊपर FIR दर्ज हो जाती है, उसे कारण बताओ नोटिस जारी हो जाता है। सामाजिक परिवर्तन में पंचायती राज व्यवस्था के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ग्राम स्तर की उपयोगी योजना बनाना, मतलब सही बात है, ग्राम स्तर की योजना बनाती है पंचायती राज व्यवस्था। ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना, मेले का आयोजन करवाना, कर वसूलना, ऐसे बहुत सारे राज्य व्यवस्था के काम वो करवाती हैं। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण प्रश्न 3 नंबर के हमने आपको बता दिए। इससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।